गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है और अभी विगत 1 वर्ष में सेना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली नंबर 1 एकेडमी कैप्टन एस कुमार सर, जो कि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और यहाँ के युवाओं को सेना के लिए फिजिकल के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको बता दूं, सनराइज करियर एकेडमी में तमाम डिफेंस कोर्सेज का फिजिकल, मेडिकल और रिटेन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। सबसे बढ़िया बात, विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया जाता है और एकदम ज़ीरो लेवल से संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। तमाम डिफेंस के कोर्सेज जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी क्लर्क, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और सनराइज करियर एकेडमी में 40 से भी ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं और फीस कम, गुणवत्ता ज़्यादा। सभी कोर्सेस विशेषज्ञों के नेतृत्व में कराए जाते हैं और सबसे बढ़िया बात, कमजोर छात्र में विशेष ध्यान दिया जाता है। जो दूर दराज के छात्र हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा हमारे चित्रकूट में उपलब्ध है। जिन छात्रों को डिफेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, वह सनराइज करियर एकेडमी में एडमिशन ले। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। मेरा नाम है सिद्धांत और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं सनराइज करियर एकेडमी में एक एजुकेटर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और आज जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो तमाम स्टूडेंट जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चाहे वो छोटा टॉपिक हो, चाहे वो बड़ा टॉपिक हो, हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके सभी आंकड़े हमारे पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी टॉपिक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल पता होगा तो हम हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो हमेशा ये कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक के सारे जो आप बोल सकते हैं आंकड़े कवर हों। तो कुछ ऐसा ही आज हिस्ट्री, इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वीडियो में मैं इस सभ्यता के सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे सिलेबस जो शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आखिरकार इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया है? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया है क्योंकि इस समय जो लोग यहाँ रहा करते थे वह सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे। लेकिन यह कौन से काल की बात हो रही है, आगे देखते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बताया जा रहा है और इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे कुछ नगर जैसे दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कुछ खंडर जैसे दिख रहे हैं, कुछ ईंटों से बने इमारत दिख रही है, कुछ मोहर दिख रही है और कुछ ऐसी मूर्ति दिख रही है जिसमें एक दाढ़ी वाले बाबा का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो हम ये सब बात करेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5 से 7 हजार साल पहले एक जीवन हुआ करता था। एशिया के, पाकिस्तान और भारत के इलाके में आज से 5,000 साल पहले जो लोग रहा करते थे, तो वो किस तरीके से रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या ओढ़ते थे, कैसे रहा करते थे, क्या उनका कल्चर था, इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे। तो हुआ यूं कि 1920 के समय में भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनरल डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे, पाकिस्तान के हड़प्पा शहर में उस समय रेलवे का काम चल रहा था। रेलवे लाइंस बिछानी थी, रेलवे स्टेशन बनाना था, तो उसके लिए खनन का काम चालू हुआ। 1920 की बात हो रही है। खनन का काम चालू हुआ और खनन का काम चालू जब हुआ तब देखा गया
कि खुदाई के समय कुछ अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और ये ऐसे अवशेष थे कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते थे। इस इन अवशेषों को जरूर किसी आदमी ने बनाया रहा होगा। तो उस समय जॉन मार्शल, जो पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल, उन्होंने देखा कि खदन खनन के समय ये जो अवशेष मिल रहे हैं, जरूर इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च की जाए, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। तब उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके की जो खुदाई है वो बहुत ही बारीक तरीके से की जाए। तो खुदाई चालू हो गई और देखते ही देखते धीरे धीरे उस समय पूरा शहर ही खोद निकाला जो मिट्टी में दफन था। अब क्योंकि वह हड़प्पा शहर में था, तो उसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और कार्बन डेटिंग C14 के मदद से जब उन अवशेषों को पता लगाया गया कि उन अवशेषों की उम्र कितनी है, तो पाया गया कि आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है ये। धीरे धीरे बहुत ही बारीक तरीके से खुदाई करके घर निकाले गए, बड़े बड़े विशाल अन्नागार निकाले गए, स्नानागार निकाले गए, मूर्तियां निकाली गई। वो तमाम अवशेष निकाले गए जो उस समय के लोग इस्तेमाल किया करते थे, जिससे हमें आज के जीवन के बारे में और उस समय के जीवन के बारे में पता चला कि उस समय के लोग कैसे रहा करते थे। अब क्योंकि ये जो शहर थे सिंधु नदी के किनारे थे, अब सिंधु नदी के किनारे रहने का कारण ये था कि पानी की भरपाई हो जाती थी और सिंधु नदी और उसकी बाकी 5 सहायक नदियां एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती थी, जिसकी वजह से वहां पे रहना पॉसिबल हुआ और वहां पर आगे खेती करना भी पॉसिबल हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है हम देखेंगे, क्योंकि हड़प्पा शहर के पास ये अवशेष मिले। पूरे पूरे के पूरे सभ्यता के लोग इन्हीं नदियों के आसपास रह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज पानी की आवश्यकता पूरी हो रही थी। धीरे 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 और पुरातात्विक लोगों ने, साइंटिस्टों ने खनन करवा के पूरा का पूरा क्षेत्र ही ढूंढ निकाला और रच दिया एक नया इतिहास। ढूंढ निकाला हमारे सामने 5000 से 7000 साल पहले का इतिहास। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज हम शहरी जीवन जीते हैं, जिस तरीके से आज हम शहरों में रहते हैं, देखते हैं कि सभी मकान पक्के बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं। और अगर देखा जाए तो हर एक घर में खाने का कक्ष अलग होता है, रहने का कक्ष अलग होता, सोने का कक्ष अलग होता है, मनोरंजन का कक्ष अलग होता है। ठीक ऐसा ही कुछ आज से 5000 साल पहले हुआ करता था। यानी हम कह सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले भारत में पश्चिम दिशा में और पूरे पाकिस्तान में जो लोग रहा करते थे वो पूरे शहरी थे। इसके क्या प्रमाण मिले हैं हम देखते हैं। सबसे पहले परिचय, क्योंकि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, इसलिए हमें हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व से, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सबसे सटीक टाइम, ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान बताते हैं 3300 से 1800 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, 5000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। लेकिन जो अभी सबसे सटीक टाइम मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व पूर्वी दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं मैप में आगे बताऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता जब पनप रही थी, जब आज से 5000 साल पहले उसमें लोग रह रहे थे, तो उसी समय तत्कालीन एक पैरेलल समानांतर सभ्यता चल रही थी मिस्र में, मेसोपोटामिया में, चाइना में। लेकिन इन सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो एक कल्चर पनप के आया, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, यानी वह सबसे पुराना इतिहास जिसमें हमें लोगों के बारे में एक पता चला जो नगरीय जीवन जीते थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में
1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ढूंढ निकाला था, मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगर की खोज हुई। और उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम चल रहा था। और 1924 में जब इन्होंने खुदाई करना चालू किया तो पूरा का पूरा एक नगर खोज निकाला जिसको नाम दिया सिंधु घाटी। ये जॉन मार्शल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और मैं कभी भी कोई भी चीज अगर पढ़ाता हूं तो सीधे आंकड़े से बात करता हूं और आंकड़े से ही आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा मैप है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए यहां से ये पाकिस्तान और ये भारत का इलाका, ये पूरा। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो हाईलाइटेड है वो बड़े बड़े शहर हैं जो ढूंढ निकाले गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अगर देखा जाए हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो अगेन सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा जो राजस्थान में है, भारत का पार्ट है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, ढोलावीरा गुजरात में है, लोथल, लोथल तो भैया रट के ही चलना है आपको, इसलिए क्योंकि लोथल उस समय का बंदरगाह था जहां से व्यापार हुआ करता था। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोथल को पानी के जहाज के कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, यानी लोथल में पानी के जहाज बना करते थे। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो रट ही लेना है। तो जरा मैप को देखिए, ये रहा अरब सागर, ये पाकिस्तान और ये भारत, और इतना जो इलाका है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का था, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखें, नजर डालें कि खोजकर्ता, जैसे स्थल उस समय जितने स्थल थे वह कौन से नदी के किनारे थे और उनके खोजकर्ता कौन थे और वर्तमान में अभी वह स्थल कहां पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है और मांटगोमरी पाकिस्तान में, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी 1921 में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में खोजा गया था, राखल दास बनर्जी 1922 में। आगे बढ़ते हैं। रोपड़, रोपड़ को खोजा गया सतलज नदी के किनारे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। अब आते हैं भैया लोथल में। लोथल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूं लोथल क्यों इंपॉर्टेंट है। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल ही पुराना प्राचीनतम बंदरगाह था। अगर भारत में भी अगर पूछा जाए कि भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो आंख मूंद के लोथल पे लगा लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, अहमदाबाद गुजरात यानी भारत में, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो रंगनाथ राव 1954 में। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो राजस्थान का पार्ट है, कालीबंगा, यहां से कंगन और चूड़ी मिले थे, यानी इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कंगन और चूड़ी भी पहनने का शौक करते थे। घग्गर नदी के किनारे गंगानगर राजस्थान में। अमलानंद घोष 1953 में इसको खोजा गया। आगे बढ़ते हैं। चन्हू दाड़ो, चन्हू दाड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में, और एनजी मजूमदार ने 1934 में इसको खोज निकाला। अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है। देखिए आज जो भी मैं बात कर रहा हूं 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इतिहास यहीं से शुरू होता है और एक न एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का हर एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुतका गेडोर दाशक नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और यही सबसे पश्चिम इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पश्चिम इलाका, ठीक है। आरएल स्टाइन ने इसको खोज निकाला 1927 में। आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी, कोट दीजी सिंधु घाटी कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में, और जो इसके खोज करता है फजल अहमद खां 1955 में। आगे बात करते हैं आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास था और हिंडन नदी के किनारे था, और इसको खोज निकाला यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आलमगीरपुर ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी इलाका था। ध्यान दीजिएगा, यही तो पूछता है एग्जाम
कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या था, तो आपका उत्तर होगा मांडा, जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या था, सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, जम्मू कश्मीर। पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, मेरठ। दक्षिण छोर दायमाबाद, महाराष्ट्र। और पश्चिमी छोर सुतकगेंद्र, बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा, जो कि कच्छ गुजरात में जगपति जोशी ने 1967 में इसे ढूंढ निकाला। अगला देखिए, बात करते हैं रंगपुर, सुखभादर नदी के किनारे, काठियावाड़, गुजरात में। और ए रंगनाथ राव ने इसे ढूंढ निकाला 1953 और 54 में। आगे बढ़ते हैं। बनावली, बनावली को ढूंढ निकाला हिसार, हरियाणा में, आर.एस. बिष्ट ने 1973 और 74 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। बालाकोट, अरब सागर के पास, पाकिस्तान, डेल्स ने इसको खोज निकाला 1979 में। सोतका को अरब सागर में, पाकिस्तान, जॉर्ज एफ डेल्स ने 1960 में, ये वही शख्स है। धोलावीरा गुजरात का पार्ट है, कच्छ गुजरात का इलाका, जेपी जोशी ने इसको ढूंढ निकाला 1967 में। मांडा, देखिए मांडा, मैंने अभी चर्चा किया, मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर, जेपी जोशी द्वारा 1976-77 में ढूंढ निकाला। ये वही समय है जब हमारे देश में इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं दायमाबाद। दायमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का छोर है और प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में, बीपी बोपर्दीकर 1990 में खोज निकाला। आगे बढ़ते हैं। देसलपुर गुजरात में, केवी सुंदराजन 1964 में खोज निकाला। और सबसे नवीनतम जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, भिड़ाना, सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा में, इसको खोज निकाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। और देखिए समय क्या है, 2014, यानी अभी हाल ही की घटना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको रट के रखिएगा। भिड़ाना, सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसको ढूंढ निकाला है, किसी व्यक्ति ने नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। और कब? 2014 में, क्योंकि हाल की घटना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को चरणों में बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। खैर ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकर नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। और हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग हमें आज से 300 ईसा पूर्व में ही मिलता है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, सबसे बड़ी बात। ओके, क्योंकि इस हड़प्पा में नगरीय गुण थे, इसीलिए इसको नगरीय व्यवस्था बोला गया। और यहाँ के लोग उत्तम किसान थे, उत्तम किस्म के किसान थे, अव्वल किसान थे, बढ़िया तरीके से खेती किया करते थे और खेती का पूरा ज्ञान था। और उस समय ये लोग मटर, तिल, खजूर, रुई की खेती किया करते थे। क्लियर है चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता को के चरण को प्रदर्शित करता है। ओके, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में रहते थे। बड़े बड़े नगर थे, एकदम घर बने हुए थे, रोड बनी हुई थी और रोडें समकोण डिग्री पर एक दूसरे से काटती थी। और हड़प्पा जैसे, मोहनजोदड़ो से जैसे शहर, और वर्तमान में जैसे गुजरात का लोथल, ये उस समय के ऐसे शहर हुआ करते थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये ग्रामीण थे, लेकिन ये पूरी तरीके से शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का समय है वो 1800 से 1700 का माना जाता है। क्या कहा जाता है कि 1750 तक पहुंचते पहुंचते लगभग सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी थी। और ये भी बोला जाता है कि विश्व में जो सबसे पहले संस्कृति आई वो इसी सभ्यता में आई। का ये यूपीएससी में पूछा भी गया है कि विश्व में सबसे पहले संस्कृति कहाँ आई, तो उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुरातात्विक ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी काल का जो अंतिम समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, लेकिन 1500 ईसा पूर्व से तो हमारा ऋग्वेद काल शुरू हो गया था। तो खैर इस डेटा को तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नगरीय योजना,
योजना कैसी थी? कैसे लोग रहा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो रहा करते थे, अगर हम देखें तो वो पूरी तरीके से शहरी लोग हुआ करते थे। अब हमें कैसे पता कि शहरी लोग हुआ करते थे? क्योंकि पूरी तरीके से पक्के मकानों में रहा करते थे और प्रत्येक घर में कुआं हुआ करता था। प्रत्येक घर का अपना खुद का स्नानागार हुआ करता था और प्रत्येक घर से जल निकासी के लिए नालियां बनी हुआ करती थी, जो एक दूर जाके शहर के दूर जाके एक तालाब में जाके गिरती थी। और जैसा कि मैंने बताया पहले कि यहाँ भी हर घर में खाने का कक्ष अलग, सोने का कक्ष अलग, मनोरंजन का कक्ष अलग, ये सब हुआ करता था। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शहरी जीवन व्यतीत करते थे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ दूर बने हुआ करते थे। देखिए जैसे ये नगर दिख रहा है आपको, तो ये पूरा नगर है जहां पे सामान्य लोग रहा करते थे और इससे ही कुछ दूर में ऊंचाई पर दुर्ग बने रहा करते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें उच्च वर्ग के लोग रहा करते रहे होंगे। दुर्ग से नीचे ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। ये जैसे इस फोटो में जैसे दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली मतलब देखिए ऐसे, जैसे ऐसे रोड है और ये इसको ऐसे काटता चला गया। देखिए खाने बन गए ना, तो हर रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये होता है ग्रिड प्रणाली। वैसे अगर देखा जाए, हमारे देश में अगर ग्रिड प्रणाली चालू हो जाए और तमाम सेना को पूरे देश में ग्रिड प्रणाली में अगर हम लगा दें तो हमारे देश में एक चोरी नहीं हो सकती। खैर, ये तो बात की बात है, आगे देखते हैं। अन्न भंडारण का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्रमुख था। अन्न भंडारण, देखिए अन्न भंडारण की बात की गई है, इसका मतलब कि उस समय इतना अनाज पैदा होता था कि अपने अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाया करते थे और उनमें अपने अपने अनाजों का भंडारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। आगे देखते हैं। जली हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, यानी पकी हुई ईंटों से घर बने थे और सेम ऐसा ही मिस्र में भी देखने को मिला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता समकालीन है, एक जैसे समय पे चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर घर से नाली निकलती थी, अंडरग्राउंड नाली निकलती थी और दूर जाके एक तालाब में मिलती थी। यानी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन हुआ करता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। कालीबंगा राजस्थान का इलाका है, शुष्क इलाका है, गर्म इलाका है, रेगिस्तान वाला इलाका है। कैसे कुएं पानी जाएंगे, पानी है ही नहीं। और कालीबंगा की खास बात यह है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया कालीबंगा में मिलते थे और वहां कंगन चूड़ी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसा है। काली बंगा, बंगा से बंगन, बंगन से कंगन, जो कि मिले राजस्थान में। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि कृषि की बात की जाए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अव्वल किसान थे। बहुत बढ़िया तरीके से खेती करना जानते थे, सिंचाई व्यवस्था थी, पानी का उपयोग करना वो जानते थे खेती में और बहुत सारी फसलें उगाया करते थे। बहुत सारी फसलों की उन्हें पहचान थी, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन किया करते थे। इसका व्यापार भी किया करते थे। चावल, उत्तम क्वालिटी के चावल वो उगाते थे। लेकिन इन सबसे भी आगे और चलें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास बहुत उगाया करते थे और काफी बार एग्जाम में यह आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किसका व्यापार किया करते थे। तब आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कपास का व्यापार किया करते थे पश्चिम के देशों से। रिमेंबर, जब तक हम किसी भी टॉपिक में तह तक नहीं जाएंगे, गहराई तक नहीं जाएंगे, हमें उस टॉपिक के बारे में पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। विश्व में भी सर्वप्रथम जो कपास उगाया गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया गया था। ध्यान देना ये चीज, क्योंकि उस समय कोई उस समय कोई
सिस्टम तो नहीं चलना था तौलने का, तो उस समय उनके खुद का सिस्टम चलता था, अनाज को तौलने का, उसको रखने का, उसके क्षमता के आधार पर उसको मापा जाया करता था। एक वास्तविक कृषि होती थी और कृषि ही मेन व्यवसाय था उस समय वहाँ पे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मुहरों और टेराकोटों की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, उस समय के लोग जो व्यापार किया करते थे, मुहरों, सील के माध्यम से किया करते थे और मोहर बनाने के लिए सांचा तैयार करते थे, मूर्ति को आकार दिया करते थे, शिल्पकार थे उस समय यहाँ के लोग। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी और यहाँ पर बड़ी व्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था हमें देखने को मिली है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। शोरतुगई कहां पर है? अफगानिस्तान में, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे और पशुओं को तो ये पूजते थे और पशुओं के देवता पशुपति महादेव को मानते थे। अब पशु को क्यों पूछते थे? क्योंकि पशु इनके अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल में आते थे। जैसे बैल है, खेती के काम में आता था, गाय है, दूध के काम में आती थी। आगे बढ़ते हैं। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। घोड़े के अवशेष मिले, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोगों को घोड़ों की जान पहचान थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अनगिनत संख्या में मिले मुहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार किया करते थे। मुहरों के माध्यम से, लिपि के माध्यम से। हालांकि जो लिपि वो इस्तेमाल किया करते थे वो आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। अब देखिए, इन मोहर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं जानवरों के और उसी के ऊपर कुछ लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसी लिपि है आज तक इसका पता नहीं लगाया गया है। और हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार किया करते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे तो रहा करते थे और नदियों के किनारे तो रहा करते थे, तो मुद्रा थी तो यही थी। और देखिए, ये मुद्राएं हैं, ये कुछ मोहर है जो उस समय मिली है। देखिए किस तरीके से उन्होंने आकार दिया है, स्वास्तिक का आकार दिया है, जो आज हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, स्वास्तिक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर, अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली थी। वह जहाज बनाना जानते थे, चलाना जानते थे। और क्योंकि अब ये अरब सागर में तट की बात हुई है, तो लोथल उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जहाज बना करते थे, यानी जहाज बनाने में भी ये लोग कुशल थे। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, संस्थाएं, संस्थाएं की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनकी लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा चुकी है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। अच्छा, एक चीज और बात करेंगे, किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं और किसी भी भगवान के प्रमाण नहीं मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनको पूजते थे। वो जिसके साक्ष्य उन्हें दिखते थे उन्हीं को पूजते थे। किसी भी पुजारी का, पंडित का, जात का, राजा का, रानी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। उस समय के लोग पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग के थे। उस समय के लोग, सभी लोग व्यापार करते थे, कोई राजा रानी नहीं था। आगे चल के राजा रानी का प्रभुत्व होगा, ऋग्वेद काल आने तो दो, उत्तर वैदिक काल आने तो दो, एक से एक राजा का उद्गम होगा और एक से एक राजा एक दूसरे के क्षेत्र हड़पने के लिए लड़ेंगे, मिटेंगे, कट मरेंगे। ठीक है, इस समय कोई राजा रानी का प्रमाण नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ पुरातत्वविद की राय है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, सब के सब व्यापारिक वर्ग के थे। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अगर हड़प्पा से हम बात करें तो हड़प्पा से देखिए, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति, अन्नागार, बैलगाड़ियां,
और ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। और जो लोगों को दफनाया जाता था, तो मिट्टी में दफनाया जाता था, और जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनके उससे रिलेटेड जो चीज़ें हुआ करती थी, उसके साथ की जो चीज़ें हुआ करती थी, उनको भी साथ में दफनाया जाया करता था। ये बहुत बड़ी बात है। और मोहनजोदड़ो में कहीं कहीं तो ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर पति और पत्नी दोनों को एक साथ को दफनाया जाया करता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है। अन्नागार मिले हैं बड़े बड़े। ये देखिए कुछ इस तरीके का हड़प्पा का शहर था। ये देख रही ये ऊंचाई वाला दुर्ग, और ये पूरा नगर। बैलगाड़ी मिली है, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग माल वाहन जो करते थे वो बैलगाड़ी के माध्यम से करते थे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। बहुत बार एग्जाम में आया है। यहाँ से विशाल स्नानागार, ये देखिए विशाल स्नानागार। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग किसी खास अवसर पर इस विशाल स्नानागार का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और इस विशाल स्नानागार के अगल बगल में रूम बने हुए थे, और इससे यह समझ में आता है कि उस समय कपड़े बदलने के लिए इन रूमों का इस्तेमाल होता रहा होगा। बड़े बड़े अन्नागार, कांस की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, ये देखिए दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति यहाँ से पता की गई। और दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति मिली है, इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरीके से रहा करते थे। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सुतका केंद्र, हड़प्पा और बेबीलोनिया के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था सुतका केंद्र। समझिएगा, देखिए ये मोहर है, इन मोहर के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। चन्हू मनके बनाने की दुकानें कारखाने चन्हुदाड़ों में मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। ईंटों में कुत्ते के पांव के निशान मिले हैं चन्हुदाड़ों से। आमरी, आमरी से हिरन के साक्ष्य मिले हैं, जिस तरीके से फोटो में दिखाया जा रहा है। कालीबंगन, कालीबंगन में कंगन, कालीबंगन कंगन, राजस्थान भारत का इलाका, सिंधु घाटी सभ्यता का। इस तरीके से याद रखना है। अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, यानी कुंड हवन करते थे। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, यानी ऊंट का भी शौक रखते थे। लकड़ी के हल, देखिए इस तरीके का ये हल हुआ करता था, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। स्थल लोथल, देखिए लोथल पुरातात्विक विभाग के साइंटिस्टों ने कुछ इस तरीके से रचना की है कि कुछ इस तरीके से रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। देखिए विशाल अन्नागार, या फिर इसको बोल सकते हैं जहाज बनाने का कारखाना। और क्योंकि प्राचीन बंदरगाह में से एक है, तो जहाज भी बनते थे और रिपेयर होते थे। मानव निर्मित बंदरगाह मिला है गोदीवाड़ा, और चावल की भूसी मिली है लोथल से। अग्नि वेदिकाएं मिली है, शतरंज के खेल का बोर्ड मिला है। ये देखिए सुरकोटदा से देखें तो घोड़े की हड्डियां मिली है, मनके मिले हैं। बनावली से देखें तो मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की बात की जाए तो जल निकासी, ये देखिए जल निकासी यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक नाली बनी हुई है और 90 डिग्री में कटी हुई है। अंडरग्राउंड जल प्रणाली, जल कुंड मिले हैं। आगे बढ़े। धर्म, धर्म की अगर हम बात करें, धर्म की बात करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं आयात और निर्यात की। आयात और निर्यात कहाँ से हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात करें तो जैसे सोना है, सोना का निर्यात आयात किया करते थे, जैसे कर्नाटका से, अफगानिस्तान से। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आयात और निर्यात किया करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि प्रधान लोग थे। तो ये अपनी तरफ से निर्यात करते थे कृषि की सामग्री का, और सबसे ज्यादा ये कपास का निर्यात किया करते थे। आयात किया करते थे जैसे टिन का, टिन राजस्थान से, कॉपर राजस्थान से। और भी बहुत सारी चीजें हुआ, जैसे कौच हो गया, शेल हो गया, अरब सागर से निर्यात किया करते थे। चलिए धर्म की बात करते हैं। तो टेराकोटा की लघु मूर्तियां पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं, औरत को बहुत पूजा जाया करता था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए क्योंकि ये माना जाता था कि एक नए जीवन की शुरुआत या एक नए जीवन की उत्पत्ति महिला से होती है। हड़प्पाई पृथ्वी की पूजा करते थे, उसको उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर ही तो अनाज उगाते थे। पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे देवी के रूप में। और रही बात धरती माता की, तो धरती माता की पूजा तो आज भी हम करते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, और भारत माता के लिए हम डिफेंस में जाते हैं। और भारत माता की रक्षा करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हम भर्ती होते हैं।
पुरुष देवता के रूप में मोहर पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जिन्हें योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता की एक तरफ हाथी है, देखिए एक पशुपति महादेव की मोहर पाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति है जो योग की पोजीशन में बैठा हुआ है और उसके इर्द-गिर्द जानवर हैं। और वो जानवर क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एक हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा और उनके पैरों के नीचे 2 हिरन चित्रित हैं। ये एग्जाम्पल है, पशुपति महादेव की मोहर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंग के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे, और वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो पीपल की पूजा किया करते थे, और पशुओं की बात करूं तो बैल और गाय की पूजा किया करते थे, और पीपल की तो आज भी हम पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड, और अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं यहां से। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे लोग अपना मत देते हैं, बहुत विद्वान लोग अपना मत देते हैं कि क्या रहा होगा। कुछ बताते हैं कि आर्यन का आक्रमण हुआ, कुछ बताते हैं कि मौसम खराब हुआ तो बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ज्वालामुखी आ गए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी बंद हो गई, सूखा पड़ गया, विलुप्त हो गई। ऐसा कोई एक रीजन नहीं अभी पाया गया। बहुत सारे लोगों के मत हैं, एक कोई रीजन अभी तक मिला ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया, और कुछ कारण बताते हैं कि मौसमी कारण होगा, वहां पे बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, ज्वालामुखी फट गए होंगे, मर गए सब, बह गए सब अरब सागर में। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय जलवायु संबंधी भी हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये भी एक कारण हो सकता है। वर्षा हो सकती है कि भाई बहुत सारी वर्षा हुई हो और बाढ़ आ गई हो। नदियों ने अपना जलमार्ग बदल लिया हो, सूखा पड़ गया हो, ठीक है। तो बहुत सारे मान के चलिए कि पतन के कारण माने जाते हैं, लेकिन खैर हमें एक को नहीं मानना है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आता हूं, और बाकी वीडियो देखते जाइए और अपना अध्ययन को बरकरार करते जाइए। जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं और डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सनराइज करियर एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा और बाकी फिजिकल, रिटन और मेडिकल तो कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में तो होता ही है। और चित्रकूट एकेडमी में, चित्रकूट सनराइज करियर एकेडमी जो कि चित्रकूट में है, ये रिजल्ट रहा है कि जो भी स्टूडेंट आया है वो यहां से सिलेक्शन लेके गया है। वीरों की भूमि है चित्रकूट, यहां से वीर उत्पन्न होते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।